हम लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो लेविन कलेक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें सेक्शन 7 से लेकर 9 तक के हमें सारे सेक्शन होते हैं, वो हम पढ़ने वाले थे। जिसमें हमने सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी। सप्लाई की डेफिनेशन जो है सेक्शन 7 बताता है, जो कि 4, अगर हम ये बात करें तो सेक्शन 7 1A 1B 1C 1D 2 3 इस इतने पार्ट में जाकर के पूरा सप्लाई खत्म होता है। सप्लाई अगर हम मेनली या किसी से बात करें तो सप्लाई मतलब हुआ, और मतलब जीएसटी जो लगता है वो सप्लाई के ऊपर लगता है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड फॉर एग्रीड मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सच एज सेल। मतलब अगर कोई भी सप्लाई आप कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसमें कंसिडरेशन है और वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है आपका, तो वो आपका क्या होगा, वो आपकी उस पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो आप इंपोर्ट करते हो, लेकिन उसका पर्पस कुछ भी हो, उस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, आपको उस पे जीएसटी लगेगा। कुछ सप्लाई ऐसी होती है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, फिर भी आपका जीएसटी लग जाता है, जो कि शेड्यूल 1 में बताया गया है। शेड्यूल 1 बेसिकली क्या बताता है? शेड्यूल 1 ये बताता है कि आखिर किस तरह कौन सी ऐसी सप्लाई होगी। देखो सप्लाई की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन ये है, जिसने ये बोला कि सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई जीएसटी तभी लगेगा जब आप गुड्स या सर्विस को सप्लाई करोगे और उसमें कंसिडरेशन आना चाहिए, और वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ली है। एक, कोई चीज गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं इन्वॉल्व है उसमें, सप्लाई, उस सप्लाई में ये चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन शेड्यूल 1 ये बोल रहा है कुछ सप्लाई ऐसी होगी जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, उसके बावजूद आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, और सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। ऐसी 4 कंडीशन उन्होंने बताई है। पहली कंडीशन बताई है परमानेंट ट्रांसफर। अगर आपने किसी को कोई भी गुड्स परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए कि भैया आज से ये गुड्स आपका हुआ और पैसे आपने उससे कुछ लिए नहीं, और उस एसेट पे आप आईटीसी ले चुके हो, मतलब आईटीसी का बेनिफिट ले चुके हो, उसको जो परचेज करा था उसका आईटीसी का बेनिफिट आप ले चुके हो, उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स दिया था, तो फिर आप उस सप्लाई को ऐसे नहीं दिखा सकते कि भैया आपने ऐसी किसी को गिफ्ट दे दिया है, किसी को ऐसे दे दिया। आपको उसको अपने सेल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उसको जीएसटी देना पड़ेगा, और सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। दूसरा था कि अगर आपने कोई सप्लाई करी है, अगर आपने रिलेटेड पर्सन को कुछ सामान दिया है, या डिस्टिंक्ट पर्सन होता है, जैसे मेरी हेड ऑफिस है मेरा उत्तराखंड में, और मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में, तो हेड ऑफिस मतलब ये हम दोनों आपस में क्या हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। मेरी ब्रांच जो है वो कहाँ है, दिल्ली में, तो वो मेरे लिए क्या होगी, डिस्टिंक्ट पर्सन होगी। अगर आप उसको कोई भी गुड्स भेज रहे हो तो पैसा तो लोगे नहीं, या रिलेटेड पर्सन को अगर कोई भी गुड्स बेचो, सप्लाई करोगे, तो उससे भी कुछ पैसा नहीं लोगे। तो उस केस में भी बोला गया कि आपका सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा और आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गिफ्ट किसी एम्प्लॉय को दिया है 50,000 तक, तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर दोगे तो फिर वो सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट था कि अगर कोई किसी प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई भी माल भेजा, या एजेंट ने वापस माल भेजा प्रिंसिपल को, तो उस केस में भी सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर सर्विस इंपोर्ट करी है आपने किसी अपनी अदर इस्टेब्लिशमेंट, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है बाहर, इंडिया के बाहर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, वो आप ही की है, और आपने वहां से कोई भी सप्लाई ली, सर्विस ली, तो चाहे आप उसका पैसा दो या नहीं दो, उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। ये 4 पार्ट है। हेलो, हाँ समझ में आया प्रीति? यस सर। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। गुड, ठीक है। उसके बाद हमारा शेड्यूल 2, जो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 प्लस डी में बताया गया है कि भैया शेड्यूल 2 ये बताता है कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जो आपको ये बताएगी कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, और कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 3 आपको ये बताता है कि किस एक्टिविटी को आप ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, ना तो सप्लाई सर्विसेज मानोगे। ये चीजें हम लोगों ने पूरा सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ा था। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 बताता है कि किसी भी चीज पे, किसी भी गुड्स पे, किसी भी सर्विस पे, किसी टाइम पे भी कब जीएसटी, मतलब कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा, वो नोटिफिकेशन के थ्रू, एक जीएसटी काउंसिल है उसके थ्रू वो उसे डिसाइड कर सकती है। तो उसमें वो चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा था इसमें,
हम लोगों ने पढ़ा था शेड्यूल 2 हमने पढ़ा था कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी, ये हम पढ़ चुके थे पूरा। फिर हम लोग शेड्यूल 3 पढ़ा था। शेड्यूल 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना माना जाए। कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कोई भी फैसिलिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना माना जाए। एमएलएज, एमपीज ऑफ लेजिस्लेटिव या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंचायत, ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनको सर्विस में काउंट ना किया जाए और उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना माना जाए। ठीक है। फ्यूनरल या फिर उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना माना जाए। फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था लैंड ऑफ सेल। अगर आप लैंड को कोई बेचते हो या बिल्डिंग को बेचते हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के बाद अगर कोई बिल्डिंग बिक रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है वो। ऑक्शनल क्लेम कोई सप्लाई सर्विसेज नहीं है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ करके। तो ये हम लोगों ने डिसाइडेड पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पढ़ी थी। कंपोजिट सप्लाई वो होती है जब when two or more than two product are naturally bundled and selling in the market, that is कंपोजिट सप्लाई। मतलब अगर आपकी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट नेचुरली बंडल्ड है और बंडल करके बेचा जा रहा है, इन विच वन सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई, जिस प्रिंसिपल सप्लाई की वजह से वो सारी सप्लाई बिक रही है, तो वो कंपोजिट सप्लाई कहलाएगी। मिक्स सप्लाई क्या होती है जब दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर बेचे जा रहे हैं, वो नेचुरली बंडल नहीं है, उनको हमने बंडल करा और हम उसे एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं। तो उसमें जो हायर रेट होगा, जो उस पूरे पैक में हायर रेट का जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो इसके ऊपर लगेगा। दैट इज मैक्स सप्लाई। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा। इसके बाद हमने लेवी एंड कलेक्शंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट का पूरा पढ़ा था, सेक्शन 9, जिसने बताया था किस किस चीजों पे जीएसटी लगेगा। पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट हैं जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन वो लिख दिया गया है कि नोटिफाइड किसी भी डेट से गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि इन प्रोडक्ट पे भी लगेगा। पेट्रोल के कौन से प्रोडक्ट है? पेट्रोल, हाई क्रूड ऑयल, ठीक है ना, डीजल, मोटर स्पिरिट्स, नेचुरल एविएशन, नेचुरल गैसेज और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ये सब चीजें हमारे डिस्कशन में हम लोगों ने कर लिया था। आज हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी क्या होता है भाई? कंपोजिशन लेवी होती है कि एक स्कीम है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? इसमें आप पढ़ोगे क्या? पहले आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चर, मतलब कंपोजिशन लेवी क्या होती है सेक्शन 10 बताता है। वो ये बोलता है कि जो जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसके बाद उसको एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। छोटे स्मॉल जो डीलर है उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई कि आप ये चाहते हो कि भाई अपना प्रोडक्ट आप बेचो विदाउट टैक्स, तो बेच सकते हो विदाउट टैक्स के, बिना टैक्स चार्ज करे आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। तो आप एक स्कीम ले सकते हो, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। ठीक है। ये स्कीम कौन कौन ले सकता है? ये मैन्युफैक्चरर ले सकता है, क्योंकि अभी हम सीजीएसटी एक्ट देख रहे हैं, तो सीजीएसटी का पार्ट टैक्सेबल कितना होगा? मतलब आपको क्लाइंट से कोई टैक्स नहीं लेना, उसमें आपको गवर्नमेंट कहती है कि हमें कुछ परसेंटेज अपनी सेल का दे देना एज एक्सपेंसेस, एज काउंट करके। मतलब क्लाइंट से, कस्टमर से आपको टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर लग रहा है 12%, तो आपको उसको बिना टैक्स के प्रोडक्ट को बेचने का राइट से आप बेच सकते हो अगर आपने ये स्कीम ली है। ठीक है। लेकिन आपको अपनी सेल का कुछ परसेंट हमें देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर को बोला गया है 1%, टोटल 1%, मतलब सीजीएसटी 0.5 एसजीएसटी। कोई ट्रेडर होगा तो उसको बोला गया है 0.5, उसे भी 0.5 है। लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो शेड्यूल 2 में जो कवर हो रहा है, शेड्यूल 2 में हम लोगों ने पढ़ा था 6B में। 6B में कौन सा पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये शेड्यूल 2 हम पढ़ रहे थे जिसमें 6 का बी क्लॉज कि सप्लाई ऑफ बाय वे ऑफ और एनी पार्ट एज पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज और इन एनी अदर मैनर व्हाटएवर ऑफ गुड्स being food or any other article for human consumption or any drink other than alcohol, liquor and human consumption where such supply or services is for cash, deferred payment for other valuable consideration। मतलब अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो या इस तरीके की सर्विस सप्लाई आप कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये स्कीम मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी सेल का कितना परसेंट देना पड़ेगा? 2.5%। मतलब 2.5% मतलब सीजीएसटी। एसजीएसटी कितना देना पड़ेगा? 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। तो टोटल 5% आपको अपनी सेल का देना पड़ेगा। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? पहले तो ये पढ़ेंगे कि इलिजिबिलिटी,
कि ये स्कीम, ये वाली जो स्कीम है वो मिल किससे सकती है, फिर किस किस मतलब क्या अवेलेबिलिटी क्या है इसकी, इसके बाद अवेल्ड, क्या क्या अवेल्ड कर सकते हो आप, मतलब आपको ये अधिकार है कि आप किसी का इनपुट अवेल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद अलाउड, क्या क्या ये इनको क्या क्या अलाउड है करना, कंप्लायंसेस, जब ये रिटर्न फाइल करनी होगी तो कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, और इनको जो ये डीलर होंगे इनको कौन कौन से कंप्लायंसेस फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले है कि ये ऑप्शनल स्कीम है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर चलेगी तो आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी के ऊपर है, आप लेना चाहते हो तो लो और नहीं लेना चाहते हो तो ना लो, ये आपकी मर्जी के ऊपर, तो ऑप्शनल स्कीम है। फिर उसके बाद पे एन अमाउंट इन लिeu ऑफ टैक्स मिनिमम रेट टू बी, मतलब आपको इतना टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज अ एक्सपेंसिव अपने तरीके से, मतलब आपको कस्टमर से चार्ज नहीं करना, आपको इतना परसेंट देना पड़ेगा, 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द टर्नओवर इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चर के केस में 2.5%, रेस्टोरेंट और कैटरिंग के सर्विसेज 0.5 टर्नओवर जो होगी बाकी के लिए। स्टेट जीएसटी रेट इज एडिशनल एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू, मतलब ऐसी ये सीजीएसटी का रेट है, इसी तरीके से स्टेट का भी इसमें जुड़ जाएगा और उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा, इक्वली होगा, जितना ये है इतना उतना स्टेट का भी पार्ट जुड़ जाएगा, मतलब 1% मैन्युफैक्चर के लिए, 5% सप्लायर के लिए और 1% अदर्स के लिए होगा। तो नो टैक्स टू बी कलेक्टेड, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, मतलब क्या है, जो कंपोजिशन स्कीम लेगा वो क्लाइंट से, कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करेगा, और जो उसने पीछे टैक्स दे रखा होगा इनपुट परचेज के टाइम पे, उसका वो इनपुट बेनिफिट नहीं ले सकता है क्योंकि वो आगे कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें रिलीफ दे दिया है। नॉट इकोनॉमिकल वेबल फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। कंडीशन फॉर कंपोजिशन, मतलब क्या कंडीशन है उसके लिए, बोला गया परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड, मतलब पहले तो आपको प्रॉपर ऑफिसर जो आपका जिससे आप जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो जो आपका फाइल देख रहा है प्रॉपर ऑफिसर, उसकी आपको पहले परमिशन लेनी है। रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस फॉर टैक्सेबल पर्सन हैविंग अ पेन, मतलब ऐसे नहीं, मान लीजिए आपकी एक ब्रांच है, आपकी यहाँ पर एक ब्रांच है उत्तराखंड में, एक ब्रांच है दिल्ली में, आपकी यहाँ पे सेल है मान लीजिए 8 लाख रुपए और वहां पे सेल है मान लीजिए 40 लाख रुपए, तो आप यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ले लो, वहां पे ना लो, ऐसा नहीं है। आपकी एग्रीगेट मतलब टोटल जितनी भी आपकी ब्रांचेस सबका टोटल मिला करके 1.5 करोड़ की लिमिट है। अगर 1.5 करोड़ की लिमिट आपकी क्रॉस कर गई, 1.5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर गई सभी जगहों की, तो फिर आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। नो स्टॉक ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और इंटरेस्टेड, मतलब क्या है, आप फिर सामान, आपके पास कोई स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए और जो आपने इंडिया के बाहर से खरीदा हो या आपने स्टेट के बाहर से खरीदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये करा है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ जगहों पे लिमिट जो है 75 लाख है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। उसके बाद नो कंपोजिशन ऑप्शन इज इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक केसेस, इन बंदों को चाहे उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये काम करते हो तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। बोला गया एनी ऑल सर्विसेज, मतलब कोई भी सर्विस, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ करके, रेस्टोरेंट सर्विसेज का काम करते हो तो आपको इसको मिल जाएगी, स्कीम मिल जाएगी, रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज। उसके अलावा कोई और सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है गुड्स सप्लाइड, जो आपने गुड्स सप्लाई कर रहे हो, अगर गुड्स इस तरह के, अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स प्रोवाइड करते हो तो आपको स्कीम की जरूरत ही नहीं है। अगर आप टैक्सेबल गुड्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर आपको स्कीम की जरूरत ही क्या है। अगर आप स्टेट के बाहर से कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो, अगर मान लीजिए आपने 1 रुपए का सामान भी आपने इस स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच दिया तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, चाहे आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कमी क्यों ना हो। अगर आपने 1 रुपए की सेल भी अगर आपने आउटसाइड द स्टेट कर दी तो आपको स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू ई कॉमर्स, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बिकवाते हो, मतलब आपने मान लीजिए अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के थ्रू या फिर अमेजोन के थ्रू बिकवा रहे हो, तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, फिर भी आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दी सप्लायर, मतलब अगर जो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप ये मैन्युफैक्चर गुड्स करते हो तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, तो जो नोटिफाइड गुड्स है
उनको अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर ये प्रोवाइड करते हो, ये सप्लाई करते हो, तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। वो गुड्स कौन से मैन्युफैक्चर वाले? अगर आप आइसक्रीम बनाते हो या अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, ठीक है, पान मसाला, ऑल गुड्स। तो ये सवाल, अगर तंबाकू मैन्युफैक्चर, अगर ये प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो फिर आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, चाहे आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे की ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। जहां तक मैंने समझाया समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। ये वाला पार्ट तक समझ में आ गया ना आप लोग को? नेक्स्ट देखो, यस सर। नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ कंपोजिशन लीवी। ठीक है, आपको इंटीमेशन कैसे करना है? फाइल इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म ऑफ GSTR CMP 01 prior to the appointed date or within 30 days after the set date or further period as may be extended by the commissioner। मतलब क्या है? आपको अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपको मान लीजिए कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, मान लीजिए आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, मतलब आपका वैट में रजिस्टर हो रखा था या किसी चीज, या आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो रखा था, लेकिन आपको उसके कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट करना है अपने आप को। तो अगर आप ये चाहते हो तो आप फॉर्म भरोगे CMP 01, एक फॉर्म होता है, वो आपको 13 दिन के अंदर भरना पड़ेगा। क्लियर है? मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन आता है तो, क्लियर है? इफ इंटीमेशन फाइल्ड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट देन नो टैक्स टू बी कलेक्टेड, मतलब जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद फिर आपको टैक्स नहीं कलेक्ट करना, और आपको लोगों को जो इनवाइस आप दोगे ना, वो इनवाइस टैक्स इनवाइस नहीं होगी, क्योंकि आपको टैक्स तो चार्ज नहीं करना। तो आपकी इनवाइस होगी, उस इनवाइस को बोलेंगे बिल ऑफ सप्लाई। आपकी इनवाइस का हेडिंग का नाम होगा बिल ऑफ सप्लाई। Any person applied for the registration if he opt to pay tax under composition in the form of GST RAG, then it shall be considered as a intimation। मतलब क्या? अगर मान लीजिए जैसे एक तो होता है, देखो, एक होता है फ्रेश, अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मान लीजिए मैं कहीं पे, मेरा बिजनेस अगर चल रहा था, चलते चलते मेरा बिजनेस चल रहा था, और मैंने या तो वैट में पहले रजिस्ट्रेशन ले रखा था, या हो सकता है चलो मैंने GST में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है ना, अब मैंने उससे कन्वर्ट करवाया अपनी कंपोजिशन स्कीम, तो उसमें करवाने के लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो उस फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये फॉर्म भरोगे, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए होता है नॉर्मल, GST RAG 01। इसके अंदर बी पार्ट होता है, उस बी पार्ट में आपको सिर्फ टिक करना होता है कि आप कंपोजिशन डीलर हो, बस आप वहां पे कंपोजिशन डीलर पे टिक कर दोगे तो आपको वो स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो कंपोजिशन स्कीम से वापस वहां पर, तो भी आपको इसे करना पड़ेगा। कंपोजिशन सप्लायर shall intimates inform CMP 02 in prior to the commencement of the financial year and also furnish, मतलब कंपोजिशन सप्लायर को एक मतलब बिजनेस स्टार्ट करने पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज CMP 02। एक फॉर्म भरना पड़ता है, CMP ITC 3, given detail of ITC within 60 days from the commencement of the relevant financial year। मतलब इस फॉर्म में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कितना ITC आपके पास रखा हुआ था जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया। कंपोजिशन सप्लायर्स शेल फर्निशिंग्स GST CMP 03 डिटेल ऑफ स्टॉक, मतलब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा CMP 03 जिसके अंदर आप ये बताओगे कि आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, और कितना स्टॉक वो वाला स्टॉक है जो इनवर्ट सप्लाई, जो आपने परचेज करा है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो आप वो डिटेल आप इस फॉर्म में भर के फिल करोगे। Held on the preceding date from which he opt, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन दे रहे हो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा within 60 days from the date from which option is exercising or such further period as may be extended by this commission। Any intimations as above for any place of the business in any state or union territory shall be deemed to be intimations of all other places of the business on the same pen। मतलब क्या है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपका, देखो ऐसा है, इसमें ये बोला गया है कि अगर कंपोजिशन स्कीम आपको मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि एक जगह के लिए, तो एक स्टेट के लिए मिलेगी और एक स्टेट के लिए नहीं मिल रही है। आपको या तो मिलेगा तो सभी जगहों के लिए कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, या फिर कहीं के लिए भी मिलेगी।
सेम पेन नंबर पे जहां जहां आपको है वहां सब जगह पे कंपोजिशन सिम हो जाएगी, या तो फिर एक जगह ऐसे नहीं मिलेगी कि एक जगह कंपोजिशन सिम मिल रही है और एक जगह कंपोजिशन सिम नहीं मिल रही है। तो ये इसका इंटरमिशन था। इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी क्या है, कब से स्टार्ट होगा? इफ कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्ट फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट देन द इफेक्टिव डेट विल बी अपॉइंटमेंट डेट, मतलब जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट करवाया है उसी दिन से आपका क्या होगा, इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। उसी दिन से आपका जो भी लायबिलिटीज आएंगी कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड वो सारी उसी दिन से आएगी। इफ कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्टेड बाय ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन देन इफेक्टिव डेट वुड बी द फॉर्म ऑफ बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा था और चलते चलते आपने उसमें कंपोजिशन स्कीम ले ली, तो आपका जब फाइनेंशियल ईयर जिस साल शुरू हुआ है उसी साल से आपकी वो कंपोजिशन स्कीम की सारी लायबिलिटीज आपके ऊपर आ जाएंगी। If the registered person has applied for composition scheme, then intimation shall be considered only after the grant of registration to the application. मतलब अगर registered person, if the registered person has applied for the अगर registered person apply करता है composition के लिए, then the intimation shall be considered only after the grant of registration. जिस दिन आपको registration मिलेगा उस दिन से अप्लाई हो जाए, ठीक है? समझना? तो 20 वाले का मतलब यह था कि भाई अगर आपकी कंपोजिशन स्कीम चल रही है स्टार्टिंग से ही, तो भाई स्टार्टिंग जिस साल से फाइनेंशियल जिस साल से स्टार्ट हुआ उसी साल से होगा। लेकिन अगर आपने साल के बीच में कभी कंपोजिशन स्कीम ली है तो जब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से आपके अप्लाई होगी। थर्ड पॉइंट है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? सर ये लास्ट वाला बता दो एक बार। लास्ट वाले का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और साल के बीच में जुलाई के महीने में मेरे को लगा यार कि यार मेरे ना बेकार में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और इसमें मुझे तो मेरे को मान लीजिए किसी ने सलाह दी कि यार आप तो कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते थे, आप क्यों चल रहे हो, आपकी तो टर्नओवर इतनी है ही नहीं। तो मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे कन्वर्ट करवा के कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट करवा लिया। तो मेरा जो लायबिलिटी होगी कंपोजिशन स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन आएगी वो तभी आएगी जब मेरा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा मेरे पास, उस दिन से एप्लीकेशन आएगी, ठीक है? तो मान लीजिए 1 जुलाई को मैंने अप्लाई करा और करते करते 7 जुलाई तक मेरे पास 7 जुलाई को मेरे को अप्लाई हुआ, तो 7 जुलाई से मेरे पास कंपोजिशन स्कीम की एप्लीकेशन आएगी, ना कि साल की शुरुआत से, ठीक है? नहीं आया समझ में भी? आ गया? यस ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, 2 चीजें और बची है, कंडीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब कंडीशन क्या क्या है कंपोजिशन स्कीम की और रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कंपोजिशन स्कीम में। पर्सन ऑप्टिंग आउट फॉर कंपोजिशन शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग, मतलब उसको ये चीजें करनी पड़ेगी। क्या? ही इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉट रेजिडेंट, मतलब वो बंदा जो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए और नॉन रेजिडेंट पर्सन भी टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। If a person has opted for composition from the appointment date, then the goods held in stock by him on the appointment date have not been, मतलब अगर कंपोजिशन स्कीम किसी ने ली है तो उसके पास उस डेट पे, जिस डेट पे उसने कंपोजिशन स्कीम ली है उस डेट पे उसके पास ये वाला स्टॉक नहीं होना चाहिए। कौन सा स्टॉक? उसके पास इंटरस्टेट मतलब बाहर से खरीदा हुआ सामान नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेड सामान नहीं होना चाहिए, रिसीव फ्रॉम हिज ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड स्टेट से जो बाहर उसकी ब्रांचेस है उससे आया हुआ सामान उसके जगह पे उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास है तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है? दोनों बात समझ में आ गई? पहला पार्ट तो है कि आप कैजुअल टैक्स पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस टाइम पे वो कंपोजिशन स्कीम उसने ली है उसके अपॉइंटमेंट डेट से पहले उस डेट तक उसके पास उस डेट के बाद उसके पास ये वाला प्रोडक्ट स्टॉक नहीं होना चाहिए। कौन सा? इंटरस्टेट परचेज नहीं होनी चाहिए, इंपोर्टेड नहीं होनी चाहिए और ब्रांच से कोई भी सामान आया हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी पुरानी मान लीजिए उसकी ब्रांच है और वहां से कुछ सामान आ रखा है, ठीक है? गुड्स हेल्ड इन स्टॉक have not been purchased from the unregistered person and where purchase tax has been paid under reverse charge, मतलब क्या है? अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो आपके पास आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ सामान नहीं खरीदोगे, अगर खरीदोगे तो उसके ऊपर जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी वो आपके पर आ जाएगी, फिर आप पे नहीं कर पाओगे। तो इसका इसलिए उसको बोला गया कि आपके पास वो स्टॉक नहीं होना चाहिए कि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान खरीद लिया, क्योंकि अगर आप मान लीजिए देखो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना, मान लीजिए आपके पास तो गवर्नमेंट ने लायबिलिटी छोड़ी नहीं, अब आपके पास टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं जमा करने की। मान लीजिए आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा तो उसका रिवर्स चार्ज के केस में वो आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, तो लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई तो आप तो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप नहीं कर पाओगे, फिर अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान नहीं खरीदोगे आप। He shall pay tax under reverse charge on inward supply received from the unregistered person, उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आने वाले टाइम में वो करेगा तो। He was not engaged in the manufacture of notified goods during the
मतलब उसको वो वाले में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मना कर रखे हैं वाले नोटिफाइड गुड्स पे डीलिंग नहीं करनी होगी. Most importantly, he shall mention word composition taxable person not eligible for collect tax on supply at the top of the bill of supply in issue by him. मतलब जो भी वो बिल किसी को भेज रहा है उस बिल पे उसे ये लाइन देनी पड़ेगी कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और उसे वो एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए. He shall mention the word, उसे ये मेंशन भी करना पड़ेगा composition taxable person on every notice or signboard displayed at the prominent place at his place of a business and at every additional place or place of the business. उसके जहां जहां बिजनेस जहां जहां से वो कर रहा है, जहां उसका जहां पे उसका ऑफिस है, उन सभी जगहों के बोर्ड पे या साइन बोर्ड पे उसको ये मेंशन करना पड़ेगा दैट ही इज अ that person is a composition taxable person. Registered person who has opted for composition may not file fresh intimation every year and may continue for the pay. मतलब ये नहीं कि अब जैसे उसने रजिस्ट्रेशन आज उसने कंपोजिशन स्कीम ले लिया तो उसे हर साल उसे ये रिन्यू करवाना पड़ेगा कि भाई मैं कंपोजिशन स्कीम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा. उसे कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की. ठीक है, हेलो, समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन है. लास्ट पॉइंट है इसमें वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी. मतलब उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शैल रिमेन्स वैलिड सो लॉन्ग एज ही सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन. मतलब जो उसकी कंडीशंस है ना वो जब तक सेटिस्फाई कर रहा है. क्या क्या सेटिस्फाई कंडीशंस है कि भाई वो एक तो मतलब एक तो वो उसकी टर्नओवर जो होनी चाहिए वो 1.5 करोड़ से कम ही होनी चाहिए, बाहर सामान ना बेचता हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर ना हो, नॉन रेजिडेंट पर्सन ना हो, मैन्युफैक्चर करता ना हो, आइसक्रीम वगैरह पान मसाला वगैरह ना बनाता हो. ये सब चीजें अगर वो नहीं कर रहा है तो जब तक नहीं कर रहा जब तक उसकी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू है. और जैसी इसमें से कुछ भी चीज उसने अगेंस्ट चले गया तो उसकी कंपोजिशन चली जाएगी. द पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल लेवी इफ ही ceases टू satisfy the condition prescribed and he also filed the intimation for the withdrawal from the scheme. मतलब क्या, अगर हमने पाया कि भैया उसकी मतलब उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चलेगी मान लीजिए, या उसने बाहर सामान बेच दिया, तो उसी दिन के 7 दिन के अंदर उसे ये फॉर्म भर करके GSTR CMP 04 एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर करके अपने आप को नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कंटिन्यू करवाना पड़ेगा. ठीक है. A registered person who want to opt out of composition scheme can also indicate. मतलब एक तो हो गया कि ये तो मजबूरी नहीं भाई, अगर गवर्नमेंट ने देख लिया कि तुम्हारी लिमिट क्रॉस कर गई तो वो तुम्हारे पास वैसे भी एक ऑप्शन होता है सुमोटो का, वो बाद में देखेंगे. लेकिन उससे पहले हमारा ये कि अगर उसने देखा अगर आपको आपकी लिमिट क्रॉस कर गई है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा. लेकिन आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करी है और फिर भी आपको कंपोजिशन से बाहर आना है तो भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा. If proper officer has reason to believe that a person is not eligible for composition or contravene any of the provision, then he may issue notice and a reply has to be filed by such person, and based on such reply, the proper officer may either accept or reply or deny the option of the pay टैक्स अंडर द कंपोजिशन. मतलब क्या हो सकता है, आपका प्रॉपर ऑफिसर ने आपको देखा कि यार आप जो काम कर रहे हो उसमें कंपोजिशन स्कीम की जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही, तो वो आपको एक नोटिस भेजेगा, उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा. तो वो प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर ही बेस्ड होगा कि वो उस ऑप्शन को क्या करे, या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे. ठीक है ना, तो वो चीज चेक करेगा. अपॉन एन ऑप्शन टू पे अंडर कंपोजिशन बिकम इनवैलिड, the person shall furnish detail of the stock of input and input contained in semi finished input. मतलब अगर मान लीजिए कोई भी कंपोजिशन स्कीम इनवैलिड हो गया तो उसे फर्निश करना पड़ेगा कि भाई उसके पास क्या क्या स्टॉक कितना कितना रखा हुआ है, सेमी फिनिश कितना है, फिनिश कितना है और स्टॉक में कितना रखा हुआ है. एनी इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑप्शन और डिनाइड of the option in the respect of any place of business in any state or union territory shall be deemed to be intimation in respect of all other places of business registration on the same pen. मतलब क्या है, अगर वो बोल रहे हैं कि अगर विड्रॉल, अगर आपको विड्रॉ करना है, एनी इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल और ऑफ ऑप्शन और डिनेल ऑफ द ऑप्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस, किसी भी जगह का, किसी भी स्टेट का अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, shall be deemed to be
एंड इंटीमेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस। तो अगर मान लीजिए आप एक जगह अगर विड्रॉ कर रहे हो तो बाकी जगहों का भी आपका विड्रॉल अपने आप से हो जाएगा कि भाई अगर कंपोजिशन स्कीम से आप बाहर आ रहे हो एक जगह से, तो आपको हर जगह से बाहर आना पड़ेगा, वो अपने आप ही विड्रॉल हो जाएगा अगर सेम पैन नंबर पे जहां जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए उत्तराखंड में बिजनेस है और दिल्ली में बिजनेस है, आपने उत्तराखंड की में दोनों जगह पे क्योंकि कंपोजिशन स्कीम ले रखी तो दोनों जगह पे अप्लाई हो रखी होगी, आपने एक जगह से बाहर आ गए आप, मान लीजिए आपने उत्तराखंड में कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली, तो आपकी दूसरे स्टेट से भी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, वो मान ली जाएगी, डीम्ड मान ली जाएगी कि आपने इनिशिएट कर दिया अदर प्लेस के लिए, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। अब आपका एक लास्ट पॉइंट रह गया एग्जेम्पशन का। एग्जेम्पशन में ये है कि एग्जेम्पशन सप्लाई, जैसे आप लोगों को पता ही है, एग्जेम्पशन सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, तीन तरीके की सप्लाई होती है। एग्जेम्पशन सप्लाई जो है सेक्शन 247 में बता रखी है, एग्जेम्पशन सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड और सर्विसेज व्हिच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स। एग्जेम्पशन सप्लाई वो होती है जिस पे नील रेट लगता है, कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है, which may be exempted from the tax under section 11 this and include non taxable supply, जो non taxable supply होती है। non taxable supply क्या होती है? means a supply of goods or services which is not levied by the tax, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है ना, वो हमारी non taxable supply होती है, वो डेफिनेशन इसमें बताएगी। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? जीरो रेटेड सप्लाई होती है, जब भी हम जीरो रेटेड सप्लाई की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, जो आप एक्सपोर्ट करते हो, मींस एनी फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप इस तरीके की सप्लाई कर रहे हो तो इसे बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। अगर आप बाहर सामान बेचते हो तो उसके ऊपर जीरो रेट लगता है, तो उस पर बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्टेड सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू दी एसईजी, एसईजी डेवलपर और एसईजी यूनिट्स। अगर एसईजी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन डेवलपर्स को जो है उनको अगर सामान बेच रहे हो या यूनिट्स को बेच रहे हो तो फिर वो कहलाएगी जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था ना एक बार कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होती है, जीरो रेटेड क्या होती है। एग्जेम्प्टेड मतलब जिसमें नील रेट लग रहा है, और जीरो रेटेड मतलब जो एक्सपोर्टेड वगैरह होती है, जिसपे जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं उस पर जीरो रेट लगता है, ठीक है। फिर ये एक सेंटर ये मतलब पावर ऑफ ग्रांट एग्जेम्पशन, मतलब इनके पास पावर है जो मतलब किस चीज को एग्जेम्पशन में डालना है, कौन से गुड्स को एग्जेम्पशन में डालना है, कौन से गुड्स को एग्जेम्पशन में नहीं डालना है। तो जीएसटी काउंसिल के ऊपर पावर होती है, तो उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आई? तो ये हमारा लेवी एंड कलेक्शन का पूरा चैप्टर हो गया, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो बाकी